अगर आप लोगों को शौक हो तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग का, बाकी लोगों को भी कहूंगा वो वीडियोस देख के। एनीवेज, सो नाउ मैं इस क्लास में मैं जस्ट एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट दो प्रॉपर्टी नेम एक ही है, उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है और इनलाइन ब्लॉक। नॉर्मली मैंने आपको कहा कि बाय नेचर जितने भी टैग्स हम लिखते हैं ना, उनको ब्राउजर ने कुछ को पहले से प्रीसेट दिया होता है डिस्प्ले ब्लॉक का, और जिसको प्रीसेट नहीं दिया होता वो क्या होते हैं, इनलाइन होते हैं। इन दोनों का बिहेवियर आपको पता है कि इनलाइन एलिमेंट्स एक दूसरे के आमने सामने साइड टू साइड शो होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर शो होते हैं। ये तो कंफर्म है ना। हम इनको इनके बिहेवियर्स को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देता हूँ जी आपकी H1 लिखता हूँ। बाय डिफॉल्ट आप सबको पता है कि H1 जो है वो क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्राउजर ने इसे क्या दिया होता है, ब्लॉक लेवल प्रीसेट दिया होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल H1 और बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और अगर मैं इसको यहाँ से जाके रन करूँ ब्राउजर पे, इट शोज लाइक दिस। फुल विड्थ पे क्यों जा रहा है, बिकॉज ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब अगर मैं इस एलिमेंट को, इस ब्राउजर को थोड़ा सा छोटा करके इधर ले आऊं, जस्ट ताकि मुझे बार बार आगे पीछे न जाना पड़े आउटपुट के देखने के लिए। और अगर कोड की स्क्रीन को इधर कर लूं, इसको कोलैप्स कर लूं, इसको यूं कर लूं, इसको यूं कर लूं और इसको यूं कर लूं। ठीक है, तो H1 ने फुल विड्थ, अगर मैं, मुझे पता है कि ये डिफॉल्ट प्रीसेट है, अगर मैं इस H1 को जाके डिस्प्ले ब्लॉक की जगह दे दूं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब इनलाइन है तो इसका मतलब इसने टॉप और बॉटम पे क्या दिया हुआ है, मार्जिन भी क्रिएट किया हुआ है। एंड लेट मी शो यू दैट एज वेल, कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और बॉक्स मॉडल पे जाऊं तो ये देख रहे हैं टॉप से और बॉटम से 21.4 मार्जिन क्रिएट किया हुआ है। अब अगर मैं इस एलिमेंट को डिस्प्ले दे दूं दैट इज इन लाइन और इसे जाके रिफ्रेश कर दूं, तो एक तो उसने फुल विड्थ छोड़ दी। ठीक, अब अगर मैं कोई नीचे H1 लिखता हूं दोबारा से, इसका मतलब ये है कि अब H1 भी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो फिर आप कह रहे होंगे जी कि फिर आपने हमें फ्लेक्स क्यों पढ़ाया। नॉर्मली तो हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जब एक दूसरे के आमने सामने लाना होता था तो हम पेरेंट देते थे एक, और पेरेंट को क्या कर देते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते थे। तो चाइल्ड जो भी हैं, चाहे वो ब्लॉक थे या नहीं, वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते। तो आप कह सकते हैं ये काम तो डिस्प्ले इनलाइन से भी हो रहा था, तो आपने क्यों उधर हमारी दिमाग खराबी की है सारी। तो उसका यूज केस अपनी जगह है, इसका यूज केस अपनी जगह। बहरहाल हो इस तरह सकता है, लेकिन इसके नुकसान क्या है। अगर आप ये देखें तो मैंने कहीं भी H1 का टॉप बॉटम मार्जिन 0 किया, कहीं नहीं किया ना। तो इसने टॉप बॉटम मार्जिन क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा अगर मैं लेट सपोज ये करूं, मार्जिन की वैल्यू दे दूं, पहली वैल्यू क्या होती है, टॉप बॉटम। दूसरी वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट राइट। अगर मैं इसे कहूं कि टॉप बॉटम से 20 पिक्सल ले लो और लेफ्ट राइट से कितनी ले लो, 10 पिक्सल ले लो, क्या किया उसने, लेफ्ट राइट ली है, टॉप बॉटम नहीं ली। डिस्प्ले इनलाइन का पहली लिमिटेशन ये है कि डिस्प्ले इनलाइन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं लेते। आई रिपीट, इनलाइन जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे आपके एलिमेंट्स एक दूसरे के आमने सामने तो आ जाएंगे, वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं लेते। हाइट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, पैडिंग टॉप बॉटम, वो भी टॉप बॉटम से स्पेसिंग को इंक्रीज करती है ना। मार्जिन टॉप बॉटम, वो भी क्या करती है, टॉप बॉटम से स्पेसिंग इंक्रीज करती है। और हाइट, वो भी क्या करती है, टॉप बॉटम से इसकी हाइट बढ़ाती है। तो आपने देख लिया कि मार्जिन लेफ्ट राइट उन दोनों ने ले लिए, मार्जिन टॉप बॉटम नहीं लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको देता पैडिंग, और मैं अगेन इसी तरह पैडिंग देता हूँ जी, टॉप बॉटम 25 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल्स। तो अगर मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो कैन यू सी, अब आप कहेंगे टॉप बॉटम ले तो लिए इसने, लेकिन आप देख रहे हैं टॉप से ये व्यू पोर्ट से बाहर निकल गया। टॉप से व्यू पोर्ट से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसका मतलब इसने हाइट की अगेन पैडिंग की प्रॉपर्टी को नॉर्मली ट्रीट नहीं किया। ये कोई नया अब नॉर्मल सीन आ गया, हमने व्यू पोर्ट से बाहर तो नहीं निकालना भाई। क्लियर होगी बात। तो हाइट की दूसरी प्रॉपर्टी।
तीसरी अगर हम ये देखें, अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं, यानी लेफ्ट राइट से उसने पैडिंग ठीक ली, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और अगर मैं यहाँ पे हाइट ले लूं और इसको मैं दे दूं 20 पिक्सल्स, इट इज नॉट टेकिंग अप द हाइट। हालांकि मैं सब कुछ ठीक लिख रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके, बट इट इज नॉट टेकिंग द हाइट। तो इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन एलिमेंट्स को जब आप रखें, जब यूज करें, तो आपको ये ख्याल रखना है कि इनलाइन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप कहेंगे इसका फायदा क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं फिर, अगर लिमिटेशंस ही हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, अब जरा उसको बताता हूँ। मे बी कि हम कभी भी H1 को इनलाइन ना करें, लेकिन जो ऑलरेडी होते ही इनलाइन है, तो अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास एंकर्स है, ये एंकर है और इसमें है जी लॉरम 3 और ये 3 एंकर्स है मेरे पास, ठीक है। अब किसी बंदे ने, अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं, सही करके जोर लगा रहे होते हैं, यार मैं पैडिंग दे रहा हूँ, ये ले क्यों नहीं रही, मार्जिन टॉप दे रहा हूँ, ले क्यों नहीं रही, ये हो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, सही करके जोर लगा रहे होते हैं। भाई रीजन ये है, वो इनलाइन एलिमेंट्स हाइट की प्रॉपर्टीज नहीं उठाते। अब आपको यूजफुलनेस इसकी पता लग गई होगी कि ठीक है, हम कभी हेडिंग्स को इनलाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी है ही इनलाइन, अच्छा स्पेन, स्पेन को क्रिएट करके उस पर भी लोग जोर लगा रहे होते हैं, पैडिंग दे रहे होते हैं टॉप बॉटम से, मार्जिन भी टॉप बॉटम दे रहे हो, वो क्यों नहीं रहा, भाई इनलाइन एलिमेंट है, नहीं होगा, हाइट भी नहीं उठाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले ब्लॉक की अपनी जगह लिमिटेशन है क्या, तो वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, वो हाइट, वो टॉप बॉटम हाइट की सारी प्रॉपर्टीज उठाता है, लेकिन उसको, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो पूरी विड्थ ही ऑक्यूपाई कर लेता है, आगे किसी को आने नहीं देता। उसको इनलाइन बना दो, ठीक है, वो इनलाइन आ गया, उसने स्पेस पूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या होगी, वो टॉप बॉटम से स्पेसिंग नहीं उठा रहा। फिर एक बीच का हल इन्होंने निकाला, यार कि दोनों की, इनलाइन की और ब्लॉक की, दोनों की बेस्ट प्रॉपर्टीज को कंबाइन करो और एक और प्रॉपर्टी बना दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक, अब जरा मैं पहले ये क्रिएट करता हूँ, मैंने 3 एंकर्स बनाए और इन तीनों को मैं दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल BGC ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो हेडिंग्स को थोड़ी देर के लिए अगर मैं खत्म कर दूं, इसका डेमो दे चुका हूं मैं ब्लॉक्स के साथ। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितना कंटेंट होता है, कर रहे हैं उतनी। अब जरा मैं इनको हाइट की प्रॉपर्टी देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको खत्म कर देते हैं और मैं इसको कहता हूँ जी कि पैडिंग लेट्स सपोज 20 पिक्सल्स। अब अक्सर आपने इश्यू फेस किया होगा कि जो टॉप बॉटम पैडिंग है ना, अगर इसके ऊपर कोई दूसरा कंटेंट है तो उसके उसके बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है, बड़े ये वही काम करेगा। देख रहे हैं ऊपर से व्यू पोर्ट पे बाहर निकल गई, लेकिन अगर ऊपर कोई और एलिमेंट होता तो इसकी पैडिंग उसके नीचे या ऊपर चली जाती, विच वॉज द डिस्टर्बेंस, बिकॉज दिस इज इनलाइन एलिमेंट और ये हाइट की कोई प्रॉपर्टी नॉर्मली ट्रीट नहीं करता। अब अगर लेट सपोज इसको आप पैडिंग तो आपने देख लिया, अब इसको मार्जिन दे दें। अक्सर आप इस पे जोर लगाएंगे जी, मार्जिन है जी, मैं कहता हूँ जी 25 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स। एक प्रॉपर्टी देने का मतलब ये ना कि चारों तरफ से। अब ये लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल ली इसने, टॉप बॉटम से 25 पिक्सल, तो लोगों के लिए भी एक मुअम्मा, एक परेशानी है। इसी तरह आप इसको हाइट दे दें, हाइट दे दें इसको 50 पिक्सल्स दे दें और वो जो कि तुम वहीं के वहीं पड़े हो। तो इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में ये समझ आ गई कि जी इनलाइन एलिमेंट्स को आप हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप देना चाहते हैं, लेकिन जब आप देंगे तो पहले आप उसको ब्लॉक लेवल करेंगे, ब्लॉक लेवल करेंगे तो मजीद काम खराब हो जाएगा। तो फिर आप क्या करें, इस एलिमेंट को डिस्प्ले क्या करें, ना इनलाइन करें ना ब्लॉक करें, इनलाइन ब्लॉक करें। अब जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं 50 पिक्सल की हाइट तीनों ने ले ली है, जो कि पहले नहीं ले रहे थे। इसी तरह पैडिंग भी लेंगे और इसी तरह मार्जिन भी। नहीं, अभी वो तो बहस ही नहीं है ना सेंटर करने की, तो उसकी भी 600 तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। बहस सिर्फ ये है कि यू आर राइट, स्ट्रेटजीज तो मतलब वही है ना, फिर हम जब एक तरीका नहीं चलेगा तो हम दूसरे पे चलेंगे। तो पॉइंट ये था कि नॉर्मली इनलाइन ब्लॉक जो है ना, वो लेआउट एलिमेंट्स के साथ यूज नहीं करते। लेआउट एलिमेंट्स के लिए फ्लेक्स इज फ्लेक्सिबल एनफ। जो टेक्सचुअल एलिमेंट्स है ना, जिनके साथ इस तरह की छोटी निटी गिटी डिटेल्स या छोटी मोटी खराबियां अक्सर आप फेस करते हैं, टेक्सचुअल एलिमेंट्स के साथ स्पैन में किसी चीज को रखा,
वो टॉप बॉटम मार्जिन नहीं उठा रहा, पैडिंग नहीं उठा रहा, हाइट नहीं उठा रहा, एंकर्स नहीं उठा रहे, इमेज एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, वो नहीं उठा रहा, तो आप उनको क्या कर लें, पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें और फिर उनके साथ बाकी सारा सलूक रवा रखें। क्लियर होगी ये बात? तो डिस्प्ले की कितनी प्रॉपर्टीज होगी जी? डिस्प्ले फ्लेक्स, जब डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स अपने साथ मजीद प्रॉपर्टीज लाता है, आपको पता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर वगैरह वगैरह जितनी हमने पढ़ी है वो बहुत सारी लाता है साथ। दूसरी प्रॉपर्टी आपने डिस्प्ले की कौन सी पढ़ी? डिस्प्ले ब्लॉक, आपको इसका भी बिहेवियर पता है। तीसरी आपने पढ़ ली डिस्प्ले इनलाइन, आपको इसका बिहेवियर भी पता है और इसकी लिमिटेशंस भी पता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि फिर डिस्प्ले इनलाइन तो मतलब फायदा ही रहा उसका, ठीक है। फिर आपको हर चीज का बिहेवियर, फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी सिर्फ डिस्प्ले की आपने 5-6 वेरिएशंस पढ़ ली। इसी तरह फ्यूचर में जब आप मजीद एडवांस लेआउट्स पे जाएंगे तो डिस्प्ले ग्रिड भी होगा और बहुत सारे उसके साथ भी बहुत से। एनीवेज, सो यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ ले। अब यही चीज ना जरा दोबारा मैं आपको जाता हूँ, जो आपको आदत बनाना चाह रहा हूँ, मैंने तो एक्सप्लेन कर दी ना। अगर आप ये चीज यहाँ जाके पढ़े ना W3 स्कूल में, तो अब देखिएगा, कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, the major difference is that display inline block allows to set a width and height on the element, ठीक, display inline block जो दोनों मिली जुली। also with display inline block the top and bottom margins paddings are respected, यानी जब इनलाइन होता है तो हाइट की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, हाइट नहीं उठाई जाती। तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स मिला के एक बोल दिया कि हाइट की कोई प्रॉपर्टी इनलाइन वाला नहीं उठा, इनलाइन ब्लॉक वाला। Compared to display block, the major difference is that display inline block does not add a line break after the element so that element can sit next to the element, यानी ब्लॉक का जो मैंने बिहेवियर बताया, यानी वो काम वही है, सारा वर्डिंग चेंज है, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज, इतनी सारी लंबी कहानी से वो मेरे वाली कहानी इजी समझ सकते हैं। यूजिंग इनलाइन ब्लॉक टू क्रिएट नेविगेशन लिंक्स, अभी जो मैंने लिंक्स बनाए हैं एंकर, उनको नॉर्मली क्या दिया जाता है? इनलाइन ब्लॉक दिया जाता है, क्योंकि समटाइम उनको पैडिंग भी दी जाती है। अब वो जब मैं ऐड करूंगा पैडिंग तो वहाँ एक खास इसका पॉइंट बताऊंगा कि इसका यूजेज, आपको इसका सिर्फ बिहेवियर पता होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें और वो अप्लाई ना हो रही हो तो आप समझ जाएंगे यार ये डिजायर्ड बिहेवियर है, इसको मुझे मॉडिफाई करना है एज पर माय ऑन डिजायर या माय ऑन चॉइस या माय ऑन यूज। यहां तक समझ आ गई जी आपको? फिर आपने कल गिट भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। अभी उसके साथ करना कुछ नहीं है, उसे छेड़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक जैसा छेड़ेंगे तो शायद की मक्खियों की तरह अंदर से बहुत सारी मक्खियां निकलेंगी सिर्फ आपने इंस्टॉल करके चुप करके वापस आ जाना, ठीक है। तो मैं फिर एक एक करके ना इस तरह एक हफ्ते में एक चीज बताऊंगा, तो दैट वुड बी एन इफेक्टिव वन। हाँ, अगली चीज जो आपको बतानी है बेटा, जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट का इंटरेस्ट है, और मैं कहता हूँ कि वेब डेवलपर के लिए जावास्क्रिप्ट का इंटरेस्ट बहुत अच्छी चीज है, वो सबको होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बिगिनर्स जिनको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल हाव नहीं होती ना, उनको जावास्क्रिप्ट समझने में थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। द बेस्ट थिंग इज कि MIT यूनिवर्सिटी है, जो मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बच्चों के लिए, बच्चों के प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी के बच्चे हैं तो उनके लिए ये यूजफुल चीज है, नहीं है तो भांजे भतीजे तो होंगे ना, वो बच्चों में शुमार होते हैं, उनको सिखाएं ये, और उनको सिखाने के बहाने आपको आ जाएगी जावास्क्रिप्ट। फ्यूचर 2 लैंग्वेजेस का है, बड़े वसूख से और रिकॉर्डिंग ऑन करके बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। फ्यूचर 2 लैंग्वेजेस का है, एक जावास्क्रिप्ट और एक पाइथन, और दोनों लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए वेरी गुड पॉइंट इज जो अभी बताने लगा। आप घर जाके ना इस चीज को कल सिर्फ स्टडी करके मुझे बताइएगा आपको क्या समझ आया। MIT, और आपकी इसी वेब डेवलपमेंट में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो अगर आप यहाँ इस चीज को पहले इंटरेक्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये स्क्रैच मैं नहीं सिखाऊंगा, ये बहुत सिंपल है, इस पे गेम्स बनती है, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स बेस्ड गेम बनती है, और ये यूट्यूब से आप करेंगे। डेली एक टाइम स्लॉट ले लें, आधा घंटा 15 मिनट। जब ये काम करके आप जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे ना, जब मैं आपको इस कोर्स के एंड में जावास्क्रिप्ट शुरू करूंगा या पढ़ाऊंगा, तो आपको वाकई मजा भी आएगा और आप सारा कुछ समझेंगे भी, बजाय इसके कि उस टाइम आप परेशान हुए एक नवी है आ गई। जावास्क्रिप्ट एक ही, जावास्क्रिप्ट पूरी दुनिया में एक ही, लेकिन इसमें द गुड पॉइंट इज कि यहाँ आपको महसूस ही नहीं होगा आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, आप बेसिकली ग्राफिक्स के साथ खेल रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं आप। jQuery कुछ नहीं है, jQuery जावास्क्रिप्ट है, jQuery इज अ जावास्क्रिप्ट। इस बात का कंप्लीट आंसर तब दूंगा जब हम jQuery जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे।
तो इट्स jQuery इज नथिंग, यू समझे, एवरीथिंग इज जावास्क्रिप्ट। तो फ्यूचर 2 लैंग्वेजेस का, बड़ी जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पाइथन का और जावास्क्रिप्ट का। अगर आपको बहुत ऊपर जाने की ख्वाहिश है ना, तो आप जावास्क्रिप्ट अभी से सीखना शुरू करें। और द बेस्ट वे इज इनफैक्ट लर्न थ्रू। अब जब आपको देखेगा ना फर्स्ट टाइम को, आप कहेंगे गेम खेल रहे हो तुम, तो आप कहें हाँ जी गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ पहले जाके अपना scratch.mit.edu अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक। अकाउंट क्रिएट करके फिर कल आपको मैं तो नहीं सिखाऊंगा, मुझे खुद नहीं आती, क्योंकि मुझे बेसिकली जावास्क्रिप्ट आती है, ये स्क्रैच नहीं आती। लेकिन आप कोई भी एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज फॉलो करें और स्क्रैच की बेसिक्स को सीखें, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ये चीज बनती है, मिसाल के तौर पे अगर इफ आई कैन ओपन अप एनी प्रोजेक्ट, रिकॉर्डिंग अब क्लोज कर दो ना, स्क्रैच की इंपॉर्टेंस बता चुका हूं मैं आपको।